गुड मॉर्निंग बच्चों पार्टी। आज हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला इसका टर्म आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर होता है, मैग्नेटिज्म नाम का एक चैप्टर होता है, यूं कहें कि पूरा एक पेपर होता है, पूरी एक बुक होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पूरे के पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। वहां हम चार्ज को इस तरीके से पढ़ते हैं कि कब चार्ज रेस्ट पे है, कब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, और कब चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, और कब चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। इस तरीके से हम अलग अलग इसके चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूवमेंट डालते हैं, चार्ज को मूव कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं मीन्स मोशन। तो वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्मली इसे हम मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दें, मान लो कोई नदी है और नदी में पानी बह रहा है। नदी में पानी बह रहा है तो यहां से मान लो पानी आ रहा है, यहां निकल रहा है। अच्छा, नदी में पानी तभी बह सकता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो नदी का ये पहला वाला किनारा है ये ऊंची हाइट, ज्यादा हाइट पे हो, और जो ये दूसरा वाला किनारा है ये कम हाइट पे हो, मतलब ये जमीन से कम उठा हुआ हो और ये ज्यादा उठा हुआ हो, तो इसमें जो पानी होगा वो आगे बहेगा। दूसरी कंडीशन इसकी तब बनती है जब यहां से इस पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा हो, मतलब फोर्स लगाया जा रहा हो, पानी को धकेला जा रहा हो, तो वो आगे बढ़ेगा। दो कंडीशन के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है कि किसी भी, मैं नदी की बात कर रहा हूं, कि किसी भी पाइप में या किसी भी जगह पानी के फ्लो मेंटेन रखा जा सके, मतलब फ्लो कराया जा सके, पानी को बहाया जा सके। दो ही सिचुएशन होती है। अच्छा, यहां जब पानी निकलता है तो बेटा उससे कहते हैं हिंदी में धारा, और उसी को अगर कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो उसे कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। चूंकि ये जो करंट होती है, जो धारा होती है, ये होती है पानी की, इसलिए इसे कहते हैं वाटर करंट। बेटा बात समझे, अगर पानी बह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वाटर करंट। हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि पानी क्यों बह रहा है, तो चार्ज की बात आएगी तो उसमें भी चर्चा करेंगे। तो अगर बेटा बात हो चार्ज, अगर बात हो चार्ज की, चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो बेटा कहेंगे उसे भी करंट। क्या कहेंगे? बिल्कुल करंट कहेंगे। लेकिन करंट में, करंट तो फ्लो होता है, बह क्या रहा है? चार्ज, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रो से बना हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल दैट हैज चार्ज, नेगेटिव चार्ज, करंट। तो ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैं तो कहता हूं कि आपको कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज बह रहा होता है,
तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये बताओ जब आप घर से चले 9:45, आप स्कूल पहुंचे 10 AM, आप स्कूल पहुंचे 10 AM, आपने रन किया, चले, या यूं कहें किसी भी चीज ने फ्लो किया, तो किसके साथ, क्या टाइम के साथ? तो बिना टाइम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब चार्ज फ्लो हुआ। अब मान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, मान लिया कि कुछ भी टाइम डेल्टा टी रहा होगा, डेल्टा टी कुछ भी टाइम में टी कह सकते हैं, टी रहा होगा, उसमें चार्ज फ्लो हुआ होगा, क्यों? उसमें चार्ज फ्लो हुआ होगा क्यों? तो ये क्यू बाई टी है, क्या ये चार्ज का रेट है, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। जो बहुत आसान है इसको डिफाइन करना, इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाई आई। अच्छा चलो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अगर इसका यूनिट लिखें तो बेटा यूनिट क्या आ जाएगा? क्यू चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और ठीक टाइम है इसका यूनिट होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसे ऐसे भी लिखते हैं। और बेटा इसी को कहते हैं एम्पियर, इसे बेटा क्या कहते हैं? एम्पियर, और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अनदर यूनिट कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर एक बात, अलग अलग, बिल्कुल एक बात, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये थीम होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, यहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारी स्टार्ट होती है। मैं एक चीज कह रहा था आपसे कि जैसे यहाँ जो वाटर करंट बनती है, फ्लो होती है, तो वो फ्लो होती है किसकी वजह से? हाइट की वजह से। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बन रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो किसकी वजह से? ये भी डिफरेंस की वजह से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। चलो आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दें बेटा, जैसे मान लो ये कोई रास्ता है, पाथ। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जब बहेगी या चार्ज बहेगा, दौड़ेगा, तो उसे रास्ता तो चाहिए, कोई न कोई रास्ता चाहिए, बिना रास्ते के वो दौड़ नहीं सकता। अच्छा चलो हमने उसे रास्ता दे दिया कि इस रास्ते पे चार्ज दौड़ रहा है। मान लो कि चार्ज यहाँ क्यू आया और यहाँ से यहाँ तक क्यू पहुंचा, और इतने में उसने टाइम ले लिया टी। मेरी बात समझना, यहाँ क्यू था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसने टाइम ले लिया टी। तो ये जो क्यू अपान टी है, ये वो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे आप लोग कहते हो 5 एम्पियर आ रही है, मतलब 5 कूलम पर सेकंड आ रहा है, एक सेकंड में इतना चार्ज, मतलब एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वो आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। घर में देखना आप एक अमीटर लगा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करता है, अमीटर लगा होता है, और एक वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर में V लिखा होता है, इस तरीके से घरों में देखना मीटर में लिखा होता है, और एक मीटर में ऐसे A बना होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ये वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कि हमारे घर में कितना आ रहा है। हाँ ध्यान दें, अब जो चार्ज होता है Q, ये तो बेटा होता है दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज होता है दो तरीके का, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव।
पॉजिटिव में चार्ज आ जाता है प्रोटॉन का और निगेटिव में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव में प्रोटॉन और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि अगर +5 हो -5 हो और ये आपस में हम मिला दे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा 0 है। अच्छा, इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है ये हमेशा निगेटिव की ओर जाता है और जो निगेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव की ओर जाता है। मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनके बीच में असीम प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। और जो दोनों खींचे चले जाते हैं तो जैसे ही मिलते हैं, जैसे ही ये मिलते हैं, मान लो इधर से प्रोटॉन गया इधर से इलेक्ट्रॉन गया, आपस में दोनों मिले, जैसे मिले तो बल्ब चला, जैसे मिलेंगे तो बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, मतलब आपकी लाइट आ जाएगी। कब आएगी, जब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा आ रहा है, दूसरी तरफ से प्रोटॉन दौड़ा दौड़ा आ रहा है, जैसे वो आपस में मिलेंगे तो लाइट आ जाएगी। ध्यान में इसका मैं एग्जांपल से आपको रिलेट कर देता हूँ। आपके घरों में जो स्विच लगी होती है, बोर्ड में इलेक्ट्रिक स्विचेस लगी होती है, तो स्विचेस को सर्किट में कुछ इस तरीके से बनाते हैं और ये हमेशा प्लस में लगाई जाती है, मतलब पॉजिटिव वायर में लगाई जाती है, इस तरीके से स्विच होती है। और जो दूसरा, मान लो यहाँ हमने बल्ब लगा दिया ये, तो इसका जो निगेटिव वायर होगा ये वाला, ये तो डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा होगा, इसमें कोई स्विच नहीं लगी होती, मतलब बल्ब में निगेटिव आ रहा है, बल्ब में निगेटिव आ रहा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया तो पॉजिटिव भी आया, और जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव आए तो बल्ब चला, तो हम कहते हैं लाइट। बात समझे? हाँ, चलो अभी बात कर रहे थे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, चलो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा दूर आ गए। ध्यान दो, ये तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े चले जाते हैं, भागते हुए चले जाते हैं। अच्छा, मान लो कि इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है, वैसे मानना ये जाता है और ऐसा होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहीं दौड़कर नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही दौड़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का रीजन होते हैं, प्रोटॉन कभी दौड़ते नहीं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो इधर से इधर बनेगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट राइट से लेफ्ट में बनेगी। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट। Always opposite direction of electron is always considered as a direction of current. And we can say that the direction of positive charge is always considered as a direction of current. बस ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट और प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। चलो, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पॉइंट ये है ए और कोई पॉइंट ये है बी, और इन दोनों के बीच में कोई रास्ता है। रास्ते का मतलब आप समझते हो कंडक्टिंग पाथ, मतलब कोई कंडक्टिंग वायर है तभी आपका चार्ज दौड़ सकेगा। अच्छा, तो आपने यहाँ कोई चार्ज लिया Q, इस चार्ज को आपने दौड़ाया, इस चार्ज को आपको ले जाना है ए से बी तक। इस
चार्ज को आपको ले जाना है ए से बी तक। अच्छा, ये आप बताओ कि जब भी आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो क्या करना होता है? वर्क, बिल्कुल सही, वर्क करना होता है। क्या करना होता है? वर्क करना होता है। तो क्या इसे क्यू को ए से बी तक ले जाने में वर्क करना होगा? हाँ, बिल्कुल वर्क करना होगा। अच्छा, अगर वर्क करना होगा, मान लो ए से बी तक इस क्यू को ले जाने में आपने वर्क किया डब्ल्यू। कितना वर्क किया? डब्ल्यू। तो इस डब्ल्यू और क्यू के रेशियो को ही बेटा कहते हैं इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? चलो इसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ Q equals to 1 कूलम, then W equals to V। हो गया। मतलब अगर यूनिट चार्ज मीन्स 1 यूनिट चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं तो जो वर्क करते हैं वही वर्क हमारा उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर होता है। So we can say that the work done carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric circuit is known as potential difference between points या between those points। Is that clear? तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो बेटा इसका यूनिट भी लिखना होगा। हाँ, बिल्कुल लिखना होगा। यूनिट, तो यूनिट क्या होगा? W बाई Q। तो W का यूनिट जूल और Q चार्ज है, कूलम, जूल पर कूलम, या जूल पर कूलम को ही हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। और डिनोट इसे भी कैपिटल की से ही करते हैं। बात समझ आई? सो द वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट an electric circuit is known as the electric potential between those points। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इसका यूनिट हो गया। बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, चलो ध्यान दो। अच्छा, वैसे रेजिस्टेंस सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होता, रेजिस्टेंस वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। ध्यान दो, फ्रिक्शन जो सरफेस रेजिस्टेंस होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, मान लो ये हमने डस्टर बोर्ड में रखा, इस डस्टर को हम राइट में उस साइड में खिसका रहे हैं, तो बेटा जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मानना है कि इसे खिसकाने में मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा। आप भी इस तरीके से कंसीडर करोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो, और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपने सोचा कभी कि क्यों लगाना पड़ेगा? फोर्स तो हमें तभी लगाना पड़ता है जब सामने वाला हम पे फोर्स लगा रहा होता है अपोजिट। अच्छा, आप सोचो कि अगर सामने से कोई आपको रोक नहीं रहा है तो फिर आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? तो आप कंटिन्यू अपने आप चले जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब सामने से कोई आपको रोक रहा है, तो यहाँ आपको फ्रिक्शन रोक रहा है। कौन रोक रहा? फ्रिक्शन रोक रहा है। अच्छा, पानी में आपको कौन रोकता? पानी आप में आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। जब आपकी नाव जो बोट होती है वो आगे खिसकती है, तो जो नाविक होता है बोट में, वो इस तरीके से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, मतलब फोर्स लगाता है। तो वहां जो विरोध करता है, अपोज करता है, रोकता है, वो होता है वाटर रेजिस्टेंस। वही चीज बेटा यहाँ भी होती है कि कोई भी अगर कंडक्टिंग मटीरियल है, ये पॉइंट इसका ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसमें जो चार्ज होता है वो यहाँ से यहाँ आसानी से नहीं जाता। तभी हमने अभी वर्क डन पढ़ा, इसे यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या करना होता है? काम करना होता है, वर्क करना होता है। अच्छा, वर्क तो तभी होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगा के हम इसे यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। इसका मतलब
इस वायर में, इस रास्ते में कोई न कोई ऐसा फैक्टर जरूर है जो इसको आगे बढ़ने से रोकता है। जो फैक्टर रोकता है बेटा वही होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आप लोग पढ़ोगे तो रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं किसी मटेरियल की, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, मतलब इन दोनों का जो काम होता है वो एक ही होता है। मैं भी बताऊंगा कि दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। दोनों का काम होता है चार्ज को आगे बढ़ने से रोकना, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। इन्हीं दोनों फैक्टर के होते हुए हमारी जो करंट होती है वो आगे नहीं बढ़ती, या हम कह सकते हैं इन्हीं फैक्टर की वजह से हमारी जो हीटिंग कंडक्टर एलिमेंट होते हैं वो वर्क करते हैं। वो हीटिंग एलिमेंट इन्हीं दोनों फैक्टर की वजह से वर्क करते हैं। चलो डिफाइन करते हैं। तो रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये दिखाई नहीं देती, आप कभी भी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस देख नहीं पाओगे। तो रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, resistivity is the property of material which opposes to the flow of current, which opposes to the flow of current। तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल, मेरी बात सुनना है जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है which opposes to the flow of current, जो करंट के फ्लो का विरोध करती है, उसे रोकती है। अच्छा बेटा, जो रेजिस्टिविटी होती है इसे डिनोट करते हैं रो से। इससे डिनोट करते हैं बेटा, रो से डिनोट करते हैं। हाँ रो से डिनोट करते हैं। चलो इसे रो से डिनोट करते हैं। इसके यूनिट पे आने से पहले हम रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। इसके यूनिट पे आएंगे, अभी आएंगे जस्ट, तब तक रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, वही होता है। लेकिन इसे आप आसानी से कैसे कह सकते हो? इसे आसानी से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि मान लो इन दोनों के बीच में जो करंट है वो आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही? आई। तो आई जब भी करंट फ्लो होती है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी फ्लो होती है, वरना होगी नहीं। तो किसी कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होती है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट रहती है, ये उस कांस्टेंट रहती है, इस फैक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और डिनोट करते हैं कैपिटल आर। मतलब, और इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the ratio of potential difference and electric current in a circuit is always constant. The ratio of potential difference between 2 points and flow of electric current in a circuit is always constant. That constant is known as electric resistance of that material. उस मटेरियल का या उसका जो वायर है, ऑब्जेक्ट है, उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर। इसका यूनिट होता है बेटा वोल्ट पर एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, या इसे ही बेटा कहते हैं ओम। और ओम को ये ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस तरीके से ग्रीक लेटर ओमेगा बनता है। यह हो गया ओम। चलो अब इसके यूनिट पे आ जाते हैं। बेटा इसका रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो अगर इसका यूनिट लिखे तो यूनिट लिखने में बेटा ऐसा लिखेंगे, आर रेजिस्टेंस ओम मीटर स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई एल है। तो मीटर, इस मीटर को मार दिया तो बेटा इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। तो हमारी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, और थोड़ा सा देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस कोई नया टर्म नहीं है, अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा, तो रेजिस्टेंस जिसमें होता है उसे रेजिस्टेंस ही कहते हैं। तो दो टाइप से इसे कंबाइन करते हैं, पहले तो सीरीज, इन सीरीज, और दूसरा पैरेलल। चलो सीरीज में देखते हैं। इस तरीके से बेटा इसे डिनोट करते हैं। यहां हमने 3 रजिस्टर छोड़ रखे हैं, R1, R2, R3, और इन्हें एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी ये माइनस और ये प्लस, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्या है? V। और इस बैटरी से जो करंट बह रही है वो I, वो कितनी है? अच्छा बेटा एक चीज है, ये जो I करंट है ये R1 में भी जाएगी, क्योंकि एक ही रास्ता इसके पास, दूसरा रास्ता नहीं है। बेटा ये I2 R2 में भी जाएगी। अच्छा बेटा ये R3 में भी जाएगी, ये R3 में भी जाएगी, ये चेंज नहीं होगी और वापस से निगेटिव टर्मिनल में आएगी। चलो ध्यान दें, R1, R2, there are 3 resistors R1, R2, R3 are connected in series with a battery of potential difference capital V. With the battery of potential difference capital V. If battery supplies current I, or we can say that if current I goes from R1, then it will also go from R2 and R3। मतलब अगर R1 से I जाती है तो R2 और R3 से भी I ही जाएगी। चलो समझे? लेकिन क्या इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? नहीं भाई, क्यों नहीं सेम होगा? बताता हूं। मैंने क्या ये कहा है कि R1, R2, R3 बराबर है? मान लो कि आपको I करंट ले जानी है, मतलब बराबर बोझ ले जाना, मतलब 5 किलो आपको ले जाना है। क्या ले जाना? 5 किलो बोझा आपको ले जाना है। लेकिन क्या 5 किलो बोझा आपको ले जाने के लिए यहां 3 लोग खड़े हैं रोकने के लिए? तो जो ज्यादा रोकेगा, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्या उससे पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर R1 ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो क्या R1 को हटाने के लिए, पीछे इसे क्रॉस करने के लिए आपको ज्यादा काम करना होगा। और अभी हमने पढ़ा था V=W/Q। ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब जब सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, वो तभी सेम होगा जब I और B से, I और R सेम हो, हाँ? तो सेम होगा। मान लेते हैं इसका V1, इसका V2, इसका V3। चलो वैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ में, V=IR होता है बेटा, ये तो होता है V=IR। तो अगर बात करें V1 की, तो बेटा V1 हो जाएगा IR1। बात करें V2 की, तो V2 हो जाएगा IR2। अच्छा बात करें V3 की, तो बेटा V3 हो जाएगा IR3। हो गया। अच्छा ये बताओ
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये जो छोटे छोटे काम किए हैं आपने, वो किए तो इसी से है, इसी बैटरी से, यहीं से तो किए हैं। और कहाँ से एनर्जी है? यहीं से तो एनर्जी लेके ये रोका है। मतलब टोटल कितना है? V। तो क्या V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अच्छा, तीनों को ऐड करेंगे, I सब में कॉमन है, I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ध्यान में V तो टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस, V नेट भी कह सकते हैं, V नेट कह सकते हैं। अच्छा, अगर नेट रेजिस्टेंस R नेट हो, कितना हो? नेट रेजिस्टेंस R नेट हो, नेट करंट तो वही रहेगी, तो क्या V नेट इक्वल्स टू लिखेंगे I R नेट इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या I ने I को मार दिया? अच्छा, I ने I को मार दिया, तो क्या R नेट मैं इधर नोट किए दे रहा हूं, R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। बात समझ नहीं आई? R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये है कि सीरीज में चाहे कितने रजिस्टर जुड़े हो, हम सारे के सारे ऐसे कंटिन्यू जोड़ते चले जाते हैं। मान लो ये 5 हो, ये 10 हो, ये फिर 5 हो, तो 5 10 15 5 20, तो टोटल कितना हो गया? 20। इस तरीके से ऐड कर। चलो, बात समझ आ गई? स्क्रीन को पॉज कर ले, पॉज करके नोट कर ले। चलिए आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हो गया, अब देखते हैं एक पैरेलल। सब पैरेलल में बेटा ऐसे जोड़ते हैं, R1 R2 R3 माइनस ये प्लस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अगर यहां से करंट बेटा आएगी, तो अब जैसे यहां पहुंचती है, यहां 3 रास्ते मिलते हैं, मतलब तीनों में करंट अब सेम नहीं जाएगी। तो इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, अपने ऐसा मानते हैं इसमें I3 गई, तो यहां से I1 निकलेगी, यहाँ से I2 निकलेगी और यहाँ से I3 निकलेगी, और यहाँ से फिर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस। चलो, तो इसे बहुत आसानी से देख लेते हैं उसी बेसिस पे। क्या I नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। चलिए, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा पैरेलल में, वो सबका सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि करंट वेरी कर रही है, करंट वेरी कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि हमने V बाई I को एक कांस्टेंट रखना है। इसी I नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 को हम लिख सकते हैं V बाई R1, I2 को लिख सकते हैं V बाई R2 प्लस I3 को लिख सकते हैं V बाई R3। अच्छा, I नेट को क्या लिख सकते हैं बेटा? V नेट बाई R नेट, या V नेट तो V है, क्या है V है। अच्छा, क्या इस V ने इन सब V को मार दिया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिला 1 बाई R नेट इक्वल्स टू 1 बाई
R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा आर नेट होगा, तो इसका फॉर्मूला हमें मिलेगा 1 बाई आर नेट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। चलो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। बेटा एक चीज याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट I सेम रहती है। ये याद रखें, याद रखने वाली चीज है। चलो आगे इसके बेस थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। If n resistors are connected in series, if n resistors are connected in series या in parallel, अभी तो सीरीज में कनेक्ट किए हैं, इन सीरीज देन फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस आर नेट। ध्यान दें तो बेटा सीरीज में हम क्या आर नेट का फॉर्मूला इसी तरीके से लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टाटा चाहे जितने वैसे जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ क्या ईच रजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है, मतलब बात की है आइडेंटिकल रजिस्टर की, या वो कह भी देगा इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन आर विल बी नेट रजिस्टर। तो ध्यान रखिए आइडेंटिकल रजिस्टर है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, सबका सेम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलो तो R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, R3 की जगह भी R प्लस डाटा। अब एक चीज होती है, अगर यहाँ 10 रजिस्टर होते, कितने होते? 10 रजिस्टर होते तो क्या 10 R हो जाता? 9 होते तो 9 R, 11 होते तो 11 R, 1000 होते तो 1000 R, इस तरीके से हो जाते। तो यहाँ कितने हैं? अप टू n, तो n R नेट इक्वल्स टू n। बात नहीं समझ आई? मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। चलो ध्यान में इसी में सीरीज का ना, इसी में अगर हम पैरेलल का देखना चाहें तो पैरेलल में क्या होता है, यही फार्मूला बन जाता है 1 बाई आर नेट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डाटा। इस तरीके से चलता है तो रखते हैं तो 1 बाई आर नेट इक्वल्स टू, अगर इसी चीज की जगह पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डाटा डॉट एन तक। कहां तक? अच्छा ये बताओ अगर 5 तक होता, 5 तक होता तो क्या 5 बाई आर लिखते, 10 तक होता तो 10 बाई आर लिखते। यहाँ कहां तक है? n तक, तो क्या लिखेंगे? n बाई आर, तो इक्वल्स टू लिखेंगे n बाई आर, क्या लिखेंगे? n बाई आर। तो आर नेट क्या हो जाएगा? तो बेटा आर नेट हो जाएगा आर बाई एन रिवर्स हो जाएगा। बात समझ आई? तो आर नेट हो जाएगा आर बाई एन, आर बाई एन। ना दिख रहा हो तो इधर देखें, पैरेलल में जो आंसर आएगा वो आएगा आर नेट इक्वल्स टू आर बाई। अब दो आंसर है आपके पास, एक है आर नेट इक्वल्स टू एन आर और दूसरा है आर बाई एन। आर बाई एन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और एन आर है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ध्यान दें दोनों में फर्क क्या है? सीरीज में हम देख रहे हैं, मान लो इनकी जगह 10 रख दें, कुछ भी रख दें, तो सीरीज में हम देख रहे हैं कि मल्टीपल चलेगा, मल्टीप्लाई होगा मतलब बढ़ेगा,
और पैरेलल में हम देख रहे हैं डिवाइड होगा, डिवाइड होगा मतलब घटेगा। इसका मतलब श्योर है अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हमारा नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर पैरेलल कंबाइन करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है सिस्टम, पूरे सिस्टम का, पूरे आपके किसी भी सर्किट का, तो आपको क्या करना होगा, आपको पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने होंगे। और अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज लगाने होंगे। अब इसी का कॉम्बिनेशन में लगा रहा था, दोनों का पहला सवाल बड़ा हो जाता, इसलिए दोनों अलग अलग करा दिए कि पहले सीरीज में कनेक्ट हो फिर पैरेलल कनेक्ट। अब 10th लेवल पे ये तो मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का करा दिया। 10th लेवल पे तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 5 2 आरनेट बताओ, तो आरनेट 5 और +2 7 हो। फिर ऐसे आते हैं 5 अब आपने पता बच्चा तुरंत बोलता था 10 हो। गलत बेटा, अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये सीरीज में नहीं। कैसे नहीं? जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ रहा हो रेजिस्टेंस, जिन दो पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा हो, तुरंत बिना कुछ कहे सुने उनके बीच में बैटरी लगा दो, करंट दौड़ा दो। जैसे ही करंट दौड़ाओगे तो जैसे जंक्शन मिल जाए, जंक्शन मिलने का मतलब करंट बट जाना, और करंट अगर बट गई तो फिर कैसा रहा, सीरीज या पैरेलल? सीरीज में करंट बटती नहीं थी, किसमें बटती थी? पैरेलल में। कैसा सिस्टम, कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो बेटा पैरेलल का फार्मूला 1/R इक्वल्स टू होता था 1/R1 + 1/R2, ये तो होता था। तो R1 कितना 5, R2 कितना 5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। आगे आंसर देखो, बात समझ आ गई होगी। हमने छोटे छोटे रजिस्टर यहाँ जोड़े, सीरीज में जोड़े तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यहाँ बड़े बड़े जोड़े पैरेलल जोड़े तो रेजिस्टेंस घटा। मतलब ये सही है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में घटता है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।